हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 11 अकाउंटेंसी। ये वन शॉट लेक्चर रहने वाला है। इसी लेक्चर के अंदर हम पूरे का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, कि ताकि आप समझ सको कि किस तरीके से पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है, हम जनरली खुद कैसे सोचते हैं और एक्चुअल में रियलिटी में कैसे करना होता है। उन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ पे सीखने वाले हो। अभी तक हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं पहले 3 चैप्टर्स, जहां पर हमने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग भी कर लिया, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी कर लिया और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी कर लिया। अगर उनमें से कोई भी लेक्चर अगर आपने मिस किया है तो आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको सारे के सारे लेक्चर्स लाइन वाइज देखने को मिलेंगे। सिमिलरली 11th इकोनॉमिक्स एंड 11th बिजनेस स्टडीज भी आपका हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से चल रहा है। MWF इन 3 दिन पे हम 11th क्लास को पढ़ाते हैं, 2-2 लेक्चर्स डलते हैं 11th क्लास के, एक अकाउंट्स का और एक इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज में से एक सब्जेक्ट का। पूरा साल हम ये जर्नी कंटिन्यू करेंगे और आपको सारे का सारा सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल विद्यम पे देखने को मिलेगा। तो जल्दी से अगर नए हो तो चैनल को जाओ और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है। बेसिस का मतलब होता है क्या बेस है, क्या फंडामेंटल है जिसके ऊपर डिपेंडेंट होकर अकाउंटिंग की जाएगी। तो हम 2 डिफरेंट तरीकों से पैसे का हिसाब किताब रख सकते हैं। पहला तरीका होता है हमारे पास कैश बेसिस, कि कैश के बेसिस से हम पैसे का हिसाब किताब रखें, और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। याद करो हमने एक्रूअल एजम्पशन पढ़ा था, जहां पर हम कहते हैं कोई भी खर्चा है आप उसको उसी टाइम कंसीडर कर लो चाहे पेमेंट ना करी हो, कोई भी इनकम है आप उसको उसी टाइम कंसीडर कर लो जैसे वो इनकम हो गई, चाहे पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, बेसिकली अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो ये कहता है कि कैश रिसीव्ड या पेड डज नॉट मैटर, मैटर नहीं करता। फिर मैटर करता क्या है, यहां पर मैटर करता क्या है, यहां पर मैटर करता है कि ट्रांजैक्शन अकर हुई या नहीं हुई। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अकर हो गई, जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर हो गई, आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, चाहे उससे रिलेटेड पेमेंट रिसीव या पे ना हुई हो। वहीं पे कैश बेसिस क्या कहता है, ऑल द ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, विल बी रिकॉर्डेड, इनको तुम रिकॉर्ड करोगे व्हेन कैश इज एक्सचेंज, जब आप कैश का एक्सचेंज कर लोगे सिर्फ तभी रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। वट आई मीन टू से इज, जब आपने कैश रिसीव कर लिया या कैश पे कर दिया उसी टाइम आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। आपको फर्क नहीं पड़ता वो किस साल से रिलेटेड है, इस साल से है या पिछले साल से है। तो यहाँ पे मैटर करता है कि इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, ट्रांजेक्शन हो गई है इसके अंदर मैटर करता है कि कैश आना जाना चाहिए, उस हिसाब से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सो एक्रूअल इज बेसिकली रिलेटेड टू टाइम पीरियड, कि इस टाइम पीरियड से, कि टाइम मैटर करता है कि इस टाइम की, इस मंथ की ट्रांजैक्शन, इस मंथ के जितने भी खर्चे आप लिखोगे, इस मंथ की जितनी भी इनकम आप लिखोगे। वहीं पे कैश बेसिस कहता है इस मंथ में जितना कैश आया वो आप लिखोगे, जितना कैश गया वो आप लिखोगे। एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं कहता हूं कि मेरी ना मार्च महीने की सैलरी जो मैंने अपने टीचर्स को देनी होती है वो 50,000 है, लेकिन उसमें से मैंने अभी तक सिर्फ 30,000 दिए हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलेगा मेरा खर्चा कितना है, 30,000, कितना कैश गया, दैट्स इट। वहीं पे एक्रूअल बेसिस क्या बोलेगा, वो कहेगा सर 50,000 खर्चा है, जिसमें से 30,000 आपने दे दिया और 20,000 देना रहता है। सो एक्रूअल बेसिस कहता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे पेमेंट करी है या नहीं करी है। समझ गए मेरी बात को? चलो अब देखते हैं। तो वही बात लिखी है यहाँ पर कि प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस कैन बी डिटरमिन्ड ईदर बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि सिर्फ कैश को ध्यान में रखकर, या फिर एक्रूअल बेसिस, या फिर इसको आप बोलते हो मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल इज बेसिकली जिस तरीके से व्यापार हो रहा है बिजनेस में, नॉर्मली ऐसा ही करा जाता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं What is the cash basis of accounting? मैंने आपको अभी समझाया कि transactions are recorded in the books of account on cash being received or paid. आप किसी भी ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो जब कैश रिसीव हो गया हो या कैश आपने पे कर दिया हो, तभी, अदरवाइज आप रिकॉर्ड नहीं करते हो। एक्रूअल बेसिस वहीं पर क्या होता है, एक्रूअल बेसिस कहता है कि ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन एंटर्ड वेदर कैश इज रिसीव्ड, पेड और नॉट। कहता है कि जैसे ही बुक्स कोई
ट्रांजैक्शन को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करोगे? व्हेन एंटर्ड, मतलब जब वो ट्रांजैक्शन अकर हो गई, जब वो ट्रांजैक्शन हो जाए उसी टाइम तुम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दोगे। फर्क नहीं पड़ता कि कैश रिसीव हुआ है, पे हुआ है या कैश का लेन देन नहीं हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर आपका मेन फोकस होगा कि इस टाइम से रिलेटेड, ठीक है, यहां पे मेन फोकस होता है कैश आया या नहीं आया। समझ गए मेरी बात को? आगे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने डाला है। देखो, मैं कहता हूं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने की कहानी है। क्या होता है अप्रैल के मंथ में? देखो, हमने सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000, जिसमें से 30,000 कैश में रिसीव करे, 20,000 अभी स्टिल रिसीव होने रहते हैं, वो हमने उधार पे सामान बेचा है। अगली बात मैं कहता हूं परचेज किए गुड्स मैंने 25,000 के, जिसमें से 15,000 कैश में पे कर दिए, 10,000 अभी पे करना रहता है। रेंट मैंने दिया 5,000 का, 2,000 रुपए मैंने रिसीव करे हैं एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर फॉर फ्यूचर सेल्स, कि मैं फ्यूचर में उसको सेल्स करूंगा, उसके लिए मैंने एडवांस में 2,000 रिसीव करे हैं। मैंने आपको बोला प्रॉफिट लॉसेस निकालने के दो तरीके हैं, एक तो है आपके पास कैश बेसिस और एक है आपके पास एक्रूअल बेसिस, है ना। कैश बेसिस क्या कहता है? कैश बेसिस कहता है कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा। कैश बेसिस कहता है कि प्रॉफिट निकलता है मेरा, प्रॉफिट या लॉस निकलता है मेरा। आप क्या करो, कैश जो आपके पास रिसिप्ट आई उसमें से माइनस कर दो जो तुमने कैश में पेमेंट करी, है ना। बड़ा सिंपल है। अब देखिए यहां पर मेरे पास कैश रिसिप्ट कितनी है। कैश रिसिप्ट देखो, तुमने 50,000 के गुड्स बेचे जिसमें से 30,000 ही कैश आया, तो मैं कहूंगा कैश रिसिप्ट कितनी है? 30,000। इसी तरीके से कैश एक्सपेंडिचर भी लिख देते हैं हम, और कहते हैं गुड्स खरीदे 25,000 के, जिसमें से 15,000 ही कैश में दिए, तो कैश में खर्चा कितना हुआ अभी तक? 15,000। और देखते हैं, रेंट दिया तुमने 5,000, कैश में दिया होगा, तो ये कैश एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। रिसीव किए 2,000 कस्टमर से फ्यूचर सेल्स के लिए, तो कैश आ रहा है जा रहा है? बिल्कुल कैश रिसीव हो रहा है, तो आप कहोगे कैश रिसिप्ट हुआ 2,000 का। आपको नहीं फर्क पड़ता इस साल से या इस पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड है या नहीं, आप सिर्फ देखोगे कितना कैश आया कितना कैश गया। तो 30 + 2 32,000, 15 + 5 20,000। प्रॉफिट कितना आया? 12,000। समझ गए? तो मैंने क्या किया, कैश रिसिप्ट में से कैश एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया। वहीं पे एक्रूअल बेसिस की अगर मैं बात करूं, एक्रूअल बेसिस की अगर मैं बात करूं, तो एक्रूअल बेसिस क्या बोलेगा, ध्यान से सुनना। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड जो भी मेरे खर्चे हैं, जो भी मेरे इनकम है, तो मतलब जो भी मेरा रिवेन्यू है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा। तो इसका जो हम फॉर्मूला लिखते हैं एक्रूअल बेसिस से, प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्योंकि बेटा रेवेन्यू का मतलब यही होता है इस साल से रिलेटेड खर्चा, इस साल से रिलेटेड इनकम, और एक्सपेंस का मतलब होता है इस साल से रिलेटेड खर्चा। इस साल का मतलब, या मैं कहूं किसी पीरियड का, जैसे अप्रैल की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर हम देखते हैं मेरा रेवेन्यू कितना है और मेरा एक्सपेंस कितना है। ठीक है, रेवेन्यू कितना है, सो मैं कहूंगा मैंने 50,000 के गुड्स बेचे जिसमें से 30,000 कैश में आगे, 20,000 आने रहते हैं, लेकिन है तो मेरी सेल्स रेवेन्यू तो मेरा 50,000 का है, तो मैं रेवेन्यू पे लिखूंगा यहां पर कितना? 50,000। आई बात समझ? परचेज गुड्स वर्थ 25,000, तो मेरी जो खर्चा है वो तो 25,000 का, 10,000 भी पे नहीं भी किया, लेकिन इस मंथ का खर्चा तो है वो 25,000। पे किया रेंट 5,000 का, तो खर्चा है ये 5,000, और कुछ ना लिखा हो तो मान के चलते हैं इसी महीने से, इसी पीरियड से रिलेटेड है। रिसीव्ड 2,000 एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर फॉर फ्यूचर सेल्स, 2,000 रुपए मिले, लेकिन वो फ्यूचर के लिए मिले कि फ्यूचर में उसकी सेल्स करनी है, तो इस साल इस मंथ का रिवेन्यू तो नहीं मान सकता ना मैं उसको, तो इसीलिए मैं रिवेन्यू में उसको नहीं लिखने वाला हूं। तो मेरा टोटल रिवेन्यू क्या आया? टोटल रिवेन्यू आया मेरे पास 50,000। टोटल एक्सपेंस आया मेरे पास 25 + 5 30,000। डिफरेंस आ गया मेरे पास 20,000। समझ गए बात को? समझ गए? इस तरीके से हम कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस को देखते हैं। सो ये हो गया बेसिक, आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज कैश बेसिस, व्हाट इज एक्रूअल बेसिस। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। अभी हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म करते हैं इसका पहले, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम कैश बेसिस के बारे में बात करते हैं।
तो कैश बेसिस की मेरे पास क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस बड़ी सिंपल है, एडवांटेजेस बड़ी सिंपल है, तुम भी समझते होगे ना यार इस बात को, तो तुम भी समझते होगे ना, ये काफी सिंपल है। कोई भी इंसान ये आराम से कर सकता है कि कितना कैश आया उसमें से माइनस कर दो कितना कैश पे किया, वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये बहुत सिंपल है। मोस्ट ट्रांजेक्शन्स आर ऑफ कैश नेचर। दूसरी रीजन कहा जाता है कि किसी भी एक बिजनेस के अंदर ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका अंदर कैश का लेन देन उसी टाइम हो जाता है। वो ऐसा नहीं होता कि यार कि जैसे मान लो मैं कहूँ कि नॉर्मल से दुकान है कपड़े की, उसके अंदर वो कहते हैं दिन में 1 लाख की सेल्स करी तो 10,000 की ही क्रेडिट पे करी होगी या 5,000 की ही करी होंगी, तो ज्यादातर तो कैश पे ही हुआ। तो आप कैश बेसिस से सही रिजल्ट निकल सकते हैं। मोर ऑब्जेक्टिव कहता है ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ये ज्यादा सही है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये ब्रैकेट में से लिखा कंसीडरिंग ओनली फैक्ट्स। कहता है कि अगर एक्चुअल रियलिटी की बात की जाए तो ये ज्यादा सही है कि जितना कैश आ गया कल किसने देखा। ये ऐसी बात कहता है कल किसने देखा कि कल आएगा नहीं आएगा। तुम कहते हो 50,000 का माल बेच दिया, 30,000 ही अभी आए, तो 30,000 ही कंसीडर करो, वो ज्यादा फैक्चुअल बात है। 50,000 कंसीडर तो 20,000 कल को आए ना आए क्या पता। लेकिन ये एक्चुअली में हम ये बात सिर्फ ये ठीक है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा है कंसीडरिंग ओनली फैक्ट्स। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रस्तुत फैक्ट्स को देखो तो ये ज्यादा बेनिफिट ज्यादा सही है, बट इन रियलिटी एक्रूअल बेसिस सही है। आप भी जानते हो कि हमने सेल्स तो 50,000 की करी है ना, हमें बोलना तो यही चाहिए कि 50,000 की हमने सेल करी है, हमारा प्रॉफिट तो 20,000 ही दिखना चाहिए था। ठीक है। डिसएडवांटेजेस, नॉट ट्रू एंड फेयर, बिल्कुल सही और फेयर नहीं है। डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स, ये रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स में डिफरेंस नहीं करता है। आप जानते हो ना रेवेन्यू का मतलब ऐसी चीजें जिनका काम 1 साल तक आना हो, जैसे कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात की थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट होती हैं जो मोर देन 1 ईयर के लिए होती हैं। कहते हैं इनमें डिफरेंस नहीं करता। मान लो मैंने मशीन ली 5 लाख रुपए की, मुझे लगता है 5 साल काम आएगी, तो एक्रूअल बेसिस में तो मैं बोलूंगा ना कि इस साल का 1 लाख ही खर्चा है, लेकिन कैश बेसिस तो कोई इसी साल का 5 लाख खर्चा, क्योंकि कैश तो चला गया। तो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल, ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं करता, अभी आपने देखा ये जो 2,000 रिसीव हुए तुम्हें, ये अगले महीने की सेल्स के लिए हुए और तुम इसी साल कंसीडर कर रहे हो, तो आप मैच नहीं कर पा रहे हो ना कि सही महीने के खर्चे और सही महीने की इनकम को। तो इस वजह से भी ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई है। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा एक्रूअल बेसिस। इसके एडवांटेजेस, जो उसकी डिसएडवांटेज है वो इसकी एडवांटेज हो जाएगी ना, है ना। जो उसकी बुरी बातें हैं उसी उसका अपोजिट है ना, बिल्कुल। जो इसकी बुरी बातें वो उसकी सही हो जाएंगी। ये ट्रू एंड फेयर नहीं है तो वो ट्रू एंड फेयर है। ये ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। जानते हो ना फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब, एसेट लायबिलिटी का स्टेटस। मोर साइंटिफिक है ये, बिल्कुल मोर साइंटिफिक है। हम भी समझते हैं, आम इंसान भी समझता है कि अगले महीने के लिए जो पैसा आया उसको आपको इस साल का इनकम नहीं मानना चाहिए, या इस साल जो तुमने सामान खरीदा उसमें से अगर कुछ पेमेंट नहीं करी तो भी खर्चा तो हुआ ही, उसे खर्चा मानना चाहिए। तो मोर साइंटिफिक है। डिसएडवांटेज क्या है, कहता है ये सिंपल नहीं होता, इट इज डिफिकल्ट टू यूज। बिल्कुल सही बात है कि ये समझना कि कितना अगले महीने से रिलेटेड है, कितना इस महीने से रिलेटेड है, दिस इज थोड़ा सा डिफिकल्ट। नॉट क्विक एज वेल, कहता है इतना जल्दी भी नहीं है, मतलब जल्दी से आंसर नहीं निकाल पाते हो क्योंकि आपको सारी ट्रांजेक्शन पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कैश बेसिस में तो मेरे गल्ले में जितना पैसा पड़ा है वो प्रॉफिट है, क्योंकि जो आया था और जो खर्चा मैंने इसी में से कर दिया, जो बचा वो मेरा कैश बेसिस से प्रॉफिट है, तो उसमें कुछ काम ही नहीं करना पड़ता। दैट इज मोर सिंपल। तो हम कहते हैं कि छोटे बिजनेस के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक रहता है। जैसे कि गोलगप्पे की रेडी है, छोटा बिजनेस हो, बिल्कुल छोटा बिजनेस हो। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हो तो एक्रूअल बेसिस ही अपनाना चाहिए, क्योंकि ये मोर साइंटिफिक है। बेटर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन बता पाएगा, बेटर बैलेंस शीट की सिचुएशन बता पाएगा, सो ऑफ कोर्स ये बेटर होगा। चलो अब हम इसे करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये दोनों मैंने टीएस ग्रेवाल बुक में से उठाए हैं, ये क्वेश्चन और इसका अगला एडवांस लेवल क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया बेसिक क्वेश्चन था, वो ये हल्का सा अच्छा क्वेश्चन है और अगला और भी अच्छा क्वेश्चन है, फिर हमारे को ये चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या कहता है। नरेन गेव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। नरेन ने ये इंफॉर्मेशन हमारे को दी है। इस इंफॉर्मेशन में हमें बहुत कुछ बताया गया। क्वेश्चन जो पूछना चाहता है वो आपसे पूछना चाहता है कि आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो। एक तो आप करो कैश बेसिस से और दूसरा आप करो एक्रूअल बेसिस से। ठीक है बेटा।
कैश बेसिस से और एक्रूअल बेसिस से। अब तुम जानते तो हो ही कि कैश बेसिस से फॉर्मूला क्या है और एक्रूअल बेसिस से फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ी कि नहीं जानते आप। इसका पहले फॉर्मूला लिखो कि प्रॉफिट लॉस बराबर होता है सर, कैश बेसिस में हम कहते हैं जो कैश रिसिप्ट आई उसमें से माइनस कर दो तुम कैश एक्सपेंडिचर, वेरी सिंपल। एक्रूअल बेसिस में फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट लॉस का रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रिवेन्यू का मतलब होता है इस साल से रिलेटेड खर्चे, माइनस कर देते हो आप यहां पर एक्सपेंस। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे को पता है। यहां पर मैं लिख देता हूं जल्दी से, यहां पर एक कैश रिसिप्ट का कॉलम बनाता हूं कि मेरी कैश रिसिप्ट जो भी होंगी मैं यहां लिखूंगा, और मेरे कैश एक्सपेंसेस जो भी होंगे मैं यहां पे लिखूंगा। सिमिलरली यहां पर मैं एक जगह लिख देता हूं सारे के सारे रिवेन्यू, और एक जगह मैं लिख देता हूं सारे के सारे एक्सपेंस। फिर जो भी टोटल आएगा मैं उनको माइनस करके अपना प्रॉफिट लॉस जान जाऊंगा। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आपको ये सारा कुछ एक साथ करवा रहा हूं सो दैट आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि कौन सी चीज कहां जाती है कहां नहीं जाती है। मेरी बात को समझ रहे हो? एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनते रहना, एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनते रहना कि कौन सी चीज कहां जाएगी और कहां नहीं जाएगी। पहली चीज हमें दे रखी है एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड, मैंने इस साल इतना एक्सपेंस पे किया, दैट इज 1,80,000। तो ये मेरा कैश बेसिस और एक्रूअल। अब मैं आपको साथ में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे जब करोगे। तो कैश एक्सपेंडिचर है, आपने एक्सपेंस पे किया है, बिल्कुल सही बात है, 1,80,000 कैश एक्सपेंडिचर है आपका, और एक्सपेंस भी है इस साल से रिलेटेड। अगर कुछ ना क्या रखा हो तो हम इस साल से रिलेटेड मानते हैं, तो यहां भी एक्सपेंस है और यहां भी एक्सपेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला देखो, कहता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस नॉट इंक्लूडेड इन अबव, कि ये जो 1,80,000 थी ये अलग है, इसके अलावा हमने एडवांस में कुछ खर्चा पे किया है, दैट इज 20,000 का। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 20,000, ये खर्चा क्या है, मैंने एडवांस में कर दिया है। क्या वो इस साल का रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं है, तो यहां पर नहीं आएगा। लेकिन अब यहां पे आप जब पूछोगे तो पूछोगे क्या कैश पे करा है? बिल्कुल करा है, तो यहां पर आ जाएगा। समझ आया सवाल कैसे पूछना है? एक्रूअल बेसिस का खर्चा पूछोगे तो पूछोगे क्या इस साल से रिलेटेड है? सर एडवांस दिया तो अगले साल से रिलेटेड होगा ना। कैश बेसिस से क्या पूछोगे, क्या कैश आया या गया है? बिल्कुल गया है, तो आपने खर्चा लिख दिया। अगला देखो, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, ऐसे खर्चे जो तुमने अभी तक पे नहीं करे, 10,000 के, मतलब तुमने बेनिफिट ले लिए लेकिन पे नहीं करे, तो क्या ये इस साल से रिलेटेड खर्चा है? बिल्कुल है, तो 10,000 आ जाएगा। क्योंकि एक्सपेंसेस अभी तक दिए नहीं, तो मतलब इस साल के थे, तुमने दिए नहीं। क्या कैश आया या गया? नहीं, अरे दिए ही नहीं तो कैश कैसे चला जाएगा, तो यहां पर वो नहीं आने वाला है। इनकम रिसीव्ड 2,40,000, बिल्कुल इनकम रिसीव्ड है, तो वो आपको यहां पर कैश रिसिप्ट है, बिल्कुल है, कि उसने कहा कि इनकम रिसीव्ड ही बोल दिया जब। सिमिलरली रिवेन्यू भी है 2,40,000। और देखते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन इनकम रिसीव्ड, कहता है इस इनकम रिसीव्ड के अंदर 15,000 ऐसे हैं जो इस साल के नहीं है। तो सही तो बोला, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो मेरे को इनकम एडवांस में रिसीव हो रही है वो 15,000 है, और वो ऑलरेडी इसके अंदर एडिड है। तो ये 15,000 क्या यहां पर आना चाहिए था? तुमने जब 2,40,000 लिखे तो इसके अंदर ऑलरेडी 15,000 इंक्लूडेड है, तो आप इसको घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो आप कहोगे ये इस साल का रिवेन्यू तो है ही नहीं 15,000, तुमने तो 2,40,000 के अंदर इंक्लूड कर रखा था इसलिए माइनस कर दिया। क्या यहां पे सेपरेटली ऐड करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी 2,40,000 में वो लिखा गया, तो अलग से ऐड नहीं करोगे। अगला आता है इनकम नॉट येट रिसीव्ड। इनकम नॉट येट रिसीव्ड मतलब तुमने कमा लिया पैसा लेकिन अभी तक रिसीव होना रहता है 12,000 का। जब आप कैश बेसिस पे लिखोगे तो पूछोगे क्या कैश आया या गया? 12,000 आए या गए? कुछ नहीं हुआ। एक्रूअल बेसिस में देखोगे क्या इस साल से रिलेटेड इनकम है? बिल्कुल है, क्योंकि तभी तो उसने बोला इनकम नॉट येट रिसीव, अभी तक रिसीव नहीं हुई है, मतलब तुमने कमा तो ली है, तो आप इसके अंदर ऐड कर दोगे 12,000। बस दोनों मेथड साथ के साथ खत्म हो गए। तो टोटल कैश रिसिप्ट आया मेरे पास 2,40,000 का, टोटल कैश पेड आया मेरे पास 2 लाख का, इधर से मेरे पास रिवेन्यू आया 2,40,000 में तुम 3,000 माइनस कर दो तो 2,37,000, और इधर 1,80 प्लस ये तो 1,90,000। समझ गए? जो भी इसका डिफरेंस होगा वो कैश बेसिस का प्रॉफिट आ जाएगा। 2,40,000 में से 2 लाख माइनस करोगे तो 40,000। यहां से जो भी डिफरेंस होगा आप उसको प्रॉफिट बोल दोगे एज पर एक्रूअल बेसिस। 2,37 में से गया तो 47,000।
आ गई बात, समझ आ गई? कोई भी प्रॉब्लम? अब करें इसका एडवांस लेवल क्वेश्चन। अब मैं जब क्वेश्चन दिखा रहा हूं तो एक बार आप प्लीज इसको ट्राई करो अपने आप से करने का, फिर मैं करवा रहा हूं, ठीक है? अभी जल्दी से बैठ जाओ, वीडियो को पॉज करो, पूरा क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। हो सकता है चीजों में डिफिकल्टी आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अपने आप से ट्राई करो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखते चले जाना, ठीक है? चलो हम शुरू करते हैं। हमें पता है कि हमें फिर से यहां पर देखना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोनों ही केसेस में हमें बताना है कि हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या आने वाला है। देखो मेरे को कुल मिला के चीजें कितनी चाहिए? मुझे चीजें तो यही चाहिए ना कि कैश में रिसिप्ट कितनी है, कैश में एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंस कितना है ना। मैं सारी डिटेल्स लिखता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं कैश रिसिप्ट कितनी है, यहां पे लिख लेता हूं मैं कैश एक्सपेंडिचर कितना है। इन दोनों का यूज करके मैं निकाल लूंगा कैश बेसिस से। यहां पर मैं लिख लेता हूं रेवेन्यू कितना है, मतलब इस साल से रिलेटेड इनकम कितनी है। यहां पे मैं लिख लेता हूं एक्सपेंस कितना है, ठीक है? इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा मैं मेरा एक्रूअल बेसिस हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो मेरा कैश बेसिस हो जाएगा। देखते हैं पहली चीजों को। पहला देखा उसने कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब जानते हो ना आप? कैश सेल्स का मतलब है कैश में जो आपने सेल्स करी तो वो कैश रिसिप्ट तो है ही है, तो हमने यहां पे लिख दिया 5 लाख। सिमिलरली यहां पे रिवेन्यू भी माना जाएगा, तो आप यहां भी बोल दोगे 5 लाख, ठीक है? ये एक्रूअल बेसिस, ये कैश बेसिस। क्रेडिट सेल्स, तुमने उधार पे सामान बेचा कितना? 2 लाख का। क्या तुम्हारे पास कोई कैश आया? नहीं आया, तो यहां पे रिसिप्ट में नहीं आएगा, लेकिन एक्रूअल बेसिस में रिवेन्यू कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट पे भी सामान बेचा तो इस साल की इनकम तो है ही। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस कितने दे रखे हैं? 4000। आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग खर्चा होता है, खर्चा जिसका बेनिफिट ले लिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करी है। तो कैश आया गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस साल का खर्चा है, तो इसीलिए यहां के एक्सपेंसेस में ये आ जाएगा मेरे पास 4000। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। एडवांस का मतलब अगले साल का खर्चा तुमने इसी साल कर दिया। कितना है तुम्हारे पास? 2500। क्या तुम्हारे पास से कोई कैश गया? बिल्कुल गया सर, जब आपने इंश्योरेंस पे किया एडवांस में तो आपके पास कैश तो गया ही है, तो अब यहां पे कैश एक्सपेंडिचर में लिखोगे कितना? 2500। क्या यहां के एक्सपेंस में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इस साल से रिलेटेड खर्चा ही नहीं है, आगे देखो, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। फिर से आउटस्टैंडिंग खर्चा। आउटस्टैंडिंग खर्चा मतलब अभी तुमने पेमेंट नहीं करी लेकिन खर्चा इस साल का है पड़ा, तो अब यहां पर तो लिखोगे लेकिन वहां नहीं लिखोगे, तो 1000। ओके जी, आगे देखो, इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तुम्हें इनकम रिसीव हुई एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग मतलब एक्सेप्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस के अलावा 5000 और इनकम रिसीव हुई, तो ये एडवांस तो नहीं है, तो मतलब इसी साल की है, तो ये यहां के रिवेन्यू में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कैश भी आया क्योंकि उसने बोला इनकम रिसीव हुई है, तो 5000 यहां भी आना चाहिए। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगला कॉलम ही है, कितना है? 1000 रुपए की इनकम एडवांस में रिसीव हुई, तो यहां रिवेन्यू में नहीं आएगा क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है, लेकिन यहां जरूर जाएगा क्योंकि कैश रिसिप्ट तो है ही, तो 1000, ठीक है? इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, पैसा कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, कितना है? 3000 का। क्या कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो कैश बेसिस में तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि पैसा ही नहीं आया, लेकिन एक्रूअल बेसिस में जाएगा क्योंकि इस साल से रिलेटेड तो है, आपने कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो यहां पर ये 3000 आपको देखने को मिलेगा। कैश परचेजेस, कैश के रूप में आपने खर्चा किया 2,75,000, वो यहां भी आएगा और वो यहां के कैश एक्सपेंडिचर में भी आएगा क्योंकि तुमने उसकी कैश पेमेंट करी है। क्रेडिट पे सामान खरीदा, क्रेडिट पे जो सामान खरीदोगे क्या तुमने उसके लिए कैश लेन देन किया? बिल्कुल नहीं किया, उधार पे खरीदा, लेकिन वो इस साल का खर्चा तो है, तो वो यहां पर जरूर आएगा 1,25,000, ठीक है? आगे देखो, कहता है सैलरी एंड वेजेस पेड 44,000, बिल्कुल दोनों जगह जाएगा क्योंकि कैश भी कम हुआ, सैलरी एंड वेजेस पेड दोनों जगह जाएगा क्योंकि कैश भी कम हुआ, और साथ ही में तुम्हारा ये एक्सपेंस भी माना जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड 11,000, ये भी दोनों चीजें मानी जाएंगी क्योंकि तुम्हारा कैश भी रिड्यूस हुआ और साथ ही में तुम्हारा एक्सपेंसिव माना जाएगा, तो यहां पर भी आ जाएगा।
लास्ट बड़ा ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड। कहते हैं तुमने इंश्योरेंस का खर्चा पे किया 10,000 का, जिसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो तुम प्रीपे कर चुके हो। प्रीपे कितना कर चुके हो इसके बारे में उसने ऊपर बात की थी। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 2500। अब हम पहले तो ये देख लेते हैं कि इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड 10,000, जिसमें से प्रीपेड भी इंक्लूडेड है, तो मतलब इस साल का कितना हुआ, 7500 हुआ। आप 7500 लिख दोगे एक्सपेंस में एक्रूअल बेसिस के हिसाब से कि इस साल का खर्चा। कैश बेसिस के हिसाब से आप लिखते हो टोटल जितनी पेमेंट करी। टोटल पेमेंट मैंने कितनी करी, 10,000, है ना। टोटल पेमेंट 10,000 करी, लेकिन याद करो तुम 2500 तो ऑलरेडी लिख चुके हो, क्योंकि जैसे आपने देखा था पेड इन एडवांस तो आपने लिख दिया। तो और कितना रह गया लिखने वाला, 7500 ही रह गया। ये मत सोचना कि सर ने 10,000 नहीं लिखे। आप चाहो तो अगर ये 2500 अलग से ना लिखते, 7500 अलग से ना लिखते, तो इकट्ठा 10,000 लिख देते, तब भी ठीक था। लेकिन अब अगर आपने यहां पर पहले से ही 2500 लिख रखे हैं, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर 7500 लिखोगे, क्योंकि टोटल 10,000 पेमेंट की गई है। समझ आती है बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस का एडवांस लेवल का क्वेश्चन। अब आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। कैश रिसिप्ट में से कैश एक्सपेंडिचर माइनस करके बताओगे मेरे को कैश बेसिस से क्या प्रॉफिट आया, और रिवेन्यू के टोटल में से एक्सपेंसेस का टोटल माइनस करके आप मेरे को बताओगे एक्रूवल बेसिस से प्रॉफिट कितना आया। अगर आप लेक्चर के एंड पे आ चुके हो तो प्लीज बताकर जरूर जाना कि समझ आया या नहीं आया, और आप पूरी सीरीज को सही से फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के पार्ट 1 से हम जुड़ेंगे अगले लेक्चर में।